कल त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। त्रिपुरा में वोटिंग से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तक से खास बातचीत में उत्तर पूर्व के तीनों राज्यों में सरकार बनाने का दावा किया। इस बीच बीजेपी ने मेघालय चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें राज्य के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया गया है। चीन से तनातनी के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने उत्तर के 4 सरहदी राज्यों में वाइब्रेंट विलेज योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिलों के करीब 3000 गाँव में सड़क और दूसरे मूलभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। साथ ही ITBP में 9400 नए पदों पर नियुक्ति की जाएगी। देश के छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर को लेकर असम सरकार और महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के बीच विवाद छिड़ गया है। असम सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि असम के कामरूप में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। विज्ञापन के बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उद्योग और रोजगार के बाद सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को चुराने की तैयारी की जा रही है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तरह हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मोदी शासन में हिंदुओं के साथ अब न्याय हो रहा है, लेकिन दूसरे पंथों की तरह हिंदू धर्म के लिए भी सनातन बोर्ड होना चाहिए, जैसे मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड है। प्रज्ञा ठाकुर की मांग पर कांग्रेस ने कहा कि सनातन बोर्ड जरूर बनाया जाना चाहिए, लेकिन उसमें प्रज्ञा ठाकुर की जमीन भी रखी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। मुरादाबाद की MP MLA कोर्ट ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब 6 महीने के अंदर स्वार सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। कश्मीर घाटी से बाहर स्थानांतरित करने और बकाया वेतन जारी किए जाने की मांग को लेकर कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें सड़क से हटकर प्रदर्शन करने के लिए कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस के बल पर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। NIA ने कोयम्बटूर सिलेंडर ब्लास्ट केस में दक्षिण भारत के 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के 60 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। खबरों की माने तो एजेंसी ने ये छापा आतंकी संगठन ISIS से संबंध रखने वाले संदिग्धों को पकड़ने के लिए डाला। कोयम्बटूर में दिवाली के दिन पहले मंदिर के बाहर हुए कार धमाके को लेकर NIA लगातार जांच कर रही है। कार बम धमाके में कथित मानव बम जमीशा मुबीन की मौत हो चुकी है। कार में LPG सिलेंडर फटा था। दिल्ली में श्रद्धा वालकर मर्डर केस की तरह एक और युवती की हत्या का मामला सामने आया है। 10 फरवरी को साहिल नाम के युवक ने अपने लिव इन पार्टनर निक्की यादव की हत्या मोबाइल केबल से गला दबाकर कर दी। साहिल ने वारदात को अंजाम कार में दिया और मर्डर के बाद लाश को लेकर करीब 40 किलोमीटर कार दौड़ाता रहा। इसके बाद शव को अपने ही ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। साहिल के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी और निक्की इसी बात को लेकर नाराज थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भूकंप में तुर्की का हताया शहर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है। जो नया वीडियो सामने आया है उसमें दूर दूर तक सिर्फ मलबों का ढेर दिखाई दे रहा है। इस बीच तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 41,000 के पार पहुंच गया है। तुर्की और सीरिया में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन आखिरी दौर में है। अब भी लोगों को मलबे के नीचे से निकाला जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि 9 दिन बाद भी कई लोग जिंदा मिल रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया में टीम इंडिया ने फिर से एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराकर भारत की टीम ने टेस्ट में भी नंबर 1 का पायदान हासिल कर लिया है। 115 रेटिंग के साथ टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। वनडे में भी 114 रेटिंग के साथ टीम इंडिया सबसे आगे है। T20 में भी 267 के साथ टीम इंडिया नंबर 1 बनी हुई है। T20 में इंग्लैंड की टीम दूसरे पायदान पर है। ऐसा सालों बाद हुआ है जब टीम इंडिया एक ही वक्त पर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे आगे है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम
सबसे पहले उस खबर का विश्लेषण आपके लिए करेंगे जिसने हमारे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। यह खबर बीबीसी के खिलाफ जारी इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर है, जिसे हमारे देश का एक वर्ग बदले की कार्रवाई बता रहा है और कह रहा है कि बीबीसी को गुजरात दंगों पर अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखाने की सजा दी जा रही है। लेकिन आज हम आपको इस कार्रवाई के पीछे का पूरा सच बताएंगे और आपको यह भी जानकारी देंगे कि टैक्स चोरी के मामले में बीबीसी को सबसे ज्यादा नोटिस यूपीए की सरकार के दौरान भेजे गए थे। यह वो सच है जो कभी आप तक पहुंचा नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको इस खबर से जुड़े 3 बड़े अपडेट्स बताते हैं। पहला अपडेट आपके लिए यह है कि इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि उसका यह सर्वे 3 दिन तक चल सकता है, यानी इस हिसाब से यह कार्रवाई 16 फरवरी तक जारी रह सकती है। और बड़ी बात यह है कि यह सर्वे दिन और रात दोनों समय किया जाएगा, जिसे हमारे देश के विपक्षी दल नियमों का उल्लंघन बता रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि सर्वे की कार्रवाई सिर्फ किसी कंपनी के ऑफिस टाइमिंग के दौरान ही हो सकती है, लेकिन बीबीसी के मामले में दिन रात नॉन स्टॉप जांच की जा रही है, जबकि यह बात सच नहीं है। नियम कहते हैं कि सर्वे की कार्रवाई शुरू तो ऑफिस टाइमिंग में ही होती है, लेकिन अगर किसी कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई शुरू हो जाती है तो इसके बाद जांच टीम रात के समय में भी अपने सर्वे को जारी रख सकती है और यह उसका अधिकार है। और बीबीसी के खिलाफ यह कार्रवाई पूरे 3 दिन तक बिना रुके दिन रात ऐसे ही चलेगी। दूसरी बात, आज यह पता चली कि जांच टीम बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में उन कंप्यूटर टर्मिनल्स की क्लोनिंग कर रही है जिन पर बीबीसी के कर्मचारी काम करते थे। और क्लोनिंग की इस प्रक्रिया में बीबीसी के कुछ कर्मचारियों के मोबाइल फोन्स भी लिए गए हैं। जब किसी डिवाइस का डेटा वैसे ही दूसरे डिवाइस में कॉपी किया जाता है जस का तस, तो उसे क्लोनिंग कहते हैं, यानी उस डेटा की एक कॉपी दूसरे डिवाइस में ले ली जाती है। इसके अलावा इस सर्वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश, स्टॉक और दूसरे जरूरी दस्तावेजों की भी जांच इस समय चल रही है। और तीसरा अपडेट आपके लिए यह है कि इस कार्रवाई के दौरान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दोनों दफ्तरों में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को रोक लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसे लेकर बीबीसी के लंदन हेडक्वार्टर ने 2 ईमेल्स अपने कर्मचारियों को भेजी हैं और इन मेल्स में 2 बातें लिखी हैं जो आपको भी बड़ी ध्यान से सुननी चाहिए। पहली बात यह कि बीबीसी ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि इनकम टैक्स के अफसर उनसे कभी भी पूछताछ कर सकते हैं, इसलिए ये कर्मचारी पहले से ही मानसिक रूप से इस पूछताछ के लिए तैयार रहें। और दूसरी बात यह लिखी है कि अगर कर्मचारियों से पूछताछ के दौरान उनकी व्यक्तिगत आय के बारे में जानकारी मांगी जाए तो वो इसके बारे में कुछ ना बताएं। यानी बीबीसी अपने कर्मचारियों को यह कह रहा है कि वो अपनी पर्सनल इनकम के बारे में जांच टीम को पूछने पर भी कुछ ना बताएं। अब बड़ी बात यह है कि इस समय हमारे देश का एक खास वर्ग और विपक्ष के नेता इस खबर को लेकर यह नैरेटिव फैला रहे हैं कि बीबीसी ने गुजरात दंगों पर अपनी डॉक्यूमेंट्री जो 2 भागों में जनवरी के महीने में प्रसारित की थी और मोदी सरकार ये जो है उसी का बदला ले रही है। लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच नहीं है। सच यह है कि बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में वित्तीय गड़बड़ी के गंभीर आरोप हैं और इस मामले में इनकम टैक्स की तरफ से पिछले 2 वर्षों में बीबीसी को 6 से भी ज्यादा नोटिस भेजे गए हैं। तो यहां याद करने वाली बात आपके लिए यह है, ध्यान देने वाली बात, कि पिछले 2 साल से बीबीसी को 6 नोटिस भेजे गए हैं, जिससे पता चलता है कि बीबीसी ने इनमें से एक भी नोटिस का जवाब अभी तक नहीं दिया है, ना ही सबमिशन की प्रक्रिया को लेकर उसने कोई गंभीरता दिखाई है। इसका मतलब यह है कि जब इनकम टैक्स विभाग ने ट्रांसफर प्राइसिंग में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर बीबीसी से जरूरी दस्तावेज मांगे, सफाई मांगी, तो बीबीसी ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। और यह सब कुछ आज से नहीं 2 वर्षों से चल रहा है। यानी सिर्फ इस एक मामले में ही बीबीसी को पिछले 2 वर्षों से नोटिस पर नोटिस भेजे गए और अब जब इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की तो बचने के लिए इस गुजरात वाली डॉक्यूमेंट्री का बहाना बनाया जा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इस कार्रवाई पर सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जबकि सच यह है कि टैक्स चोरी के इन आरोपों में इसी तरह की कार्रवाई यूपीए की सरकार के दौरान भी इसी कंपनी यानी बीबीसी के खिलाफ हुई थी। असल में बीबीसी को एक रिपीट ऑफेंडर कहा जाता है।
रिपीट ऑफेंडर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी कंपनी जो बार बार चेतावनी देने के बाद भी मनमानी करती चली जाती है और नियमों का उल्लंघन करती चली जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह के आरोपों में बीबीसी के खिलाफ आज इनकम टैक्स के सर्वे की कार्रवाई चल रही है, उसी तरह के आरोप बीबीसी पर वर्ष 2002 में भी लगे थे, यानी आज से 20-21 साल पहले। उस समय टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी को इनकम टैक्स की तरफ से कई नोटिस भेजे गए थे और यह सिलसिला वित्त वर्ष 2003 और 4 में भी जारी रहा। इसके बाद 2004 और 2005 में बीबीसी को कोई नोटिस नहीं भेजा गया, लेकिन 2006, 2007, 2008 और 2009 में लगातार बीबीसी को टैक्स चोरी और ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी के लिए सरकार द्वारा, इनकम टैक्स विभाग द्वारा कई नोटिस भेजे गए और यह सब कुछ यूपीए की सरकार के दौरान हो रहा था। यानी यूपीए की सरकार के दौरान भी बीबीसी को लगातार 4 वर्षों तक टैक्स चोरी के लिए इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजे। तब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन विडंबना देखिए कि आज वही कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स विभाग पर सवाल उठा रही है। उन्होंने सोचा होगा कि शायद देश की जनता को यह पता ही नहीं चलेगा कि उनकी सरकार के दौरान भी यही सब हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब यूपीए की सरकार में इनकम टैक्स ने बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की तो इनकम टैक्स विभाग तब तो निष्पक्ष था, लेकिन आज इनकम टैक्स विभाग उन्हीं की टैक्स चोरी के मामले में जब कार्रवाई करता है तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इनकम टैक्स विभाग का सरकार दुरुपयोग कर रही है। इससे भी बड़ी बात यह कि पिछले लगभग 2 दशकों से इनकम टैक्स विभाग बीबीसी की कार्यशैली और उसके बिजनेस करने के तरीकों पर लगातार सवाल खड़े करता रहा है और बीबीसी पर यह आरोप है कि उसने भारत में पैसा कमाने के लिए जो तरीके अपनाए उनका मकसद टैक्स को बचाना था, जिसे आप सरल शब्दों में टैक्स चोरी भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए 24 मार्च 2006 को इनकम टैक्स ने एक असेसमेंट ऑर्डर जारी किया था जिसमें यह बताया गया कि बीबीसी इंडिया ने जितना टैक्स चुकाया वो उसके रेवेन्यू के हिसाब से बहुत कम था। यानी बीबीसी ने पैसा ज्यादा कमाया और टैक्स बहुत कम दिया और ये एक तरह से टैक्स चोरी का मामला बनता था। बड़ी बात यह है कि 2006 में ही बीबीसी पर यह आरोप लगा कि वो टैक्स बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है। जैसे बीबीसी ने उस समय भारत में एक डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू शुरू किया जिसके तहत जितने बड़े बड़े होटल्स और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे उनमें बीबीसी चैनल दिखाया जाता था और इसके बदले में इन होटल्स से एक फीस ली जाती थी जिसे बीबीसी लेता था। लेकिन इनकम टैक्स ने बाद में यह पाया कि इस बिजनेस मॉडल से बीबीसी ने जो भी पैसा कमाया उस पर उन्होंने टैक्स नहीं भरा और ये यूपीए की सरकार के दौरान ही हुआ। इसके अलावा बीबीसी ने उस समय यह भी तर्क दिया कि जब बीबीसी वर्ल्ड भारत सरकार को कुछ सेवाओं पर टैक्स चुका रहा है तो उससे टैक्स मांगा जा सकता है। तो उन्होंने भी अलग अलग कंपनियां बना ली। बीबीसी वर्ल्ड अगर टैक्स चुका रहा है तो हमसे क्यों मांग रहे हैं, ये तर्क दिए जा रहे थे। कुल मिलाकर कहें तो यूपीए की सरकार में इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी के खिलाफ कई नोटिस भेजे, लेकिन तब कभी भी इनकम टैक्स विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठे। लेकिन आज इसी पर विवाद हो रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं को आज बीबीसी जैसी विदेशी संस्था पर तो पूरा विश्वास है, लेकिन उन्हें अपने देश की जांच एजेंसियों और अपने सरकारी अफसरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसके अलावा आज हम ये बात भी आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे देश में बीबीसी जैसी विदेशी संस्थाओं को लगता है कि वो कानून से ऊपर है। उनका जो ब्रांड नेम है वो इतना बड़ा बन चुका है कि वो किसी भी देश के कानून से ऊपर है और हमारे देश का कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच यह है कि भारत का कानून हर कंपनी के लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी देश की है, हर नागरिक के लिए बराबर है और इससे कोई भी ऊपर हो नहीं सकता। ये बीबीसी की बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अब धीरे धीरे दूर हो गई होगी। वहीं ये सर्वे पिछले अभी तक की अगर हम बात करें तो 19 घंटे से लगातार जारी है। जो भी दस्तावेज, जो भी कंप्यूटर वहां पे मौजूद है, उन सब की जांच की जा रही है। जो वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था उसको लेकर के ये सर्वे किया जा रहा है और जो जानकारी है, जब ये सर्वे पूरा हो जाएगा तो जो कुछ भी यहाँ से इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिलेगा उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, आला अधिकारियों से उसको शेयर किया जाएगा और अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी पाई गई तो आगे इस मामले में कानूनन कार्रवाई की जाएगी। पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है
आप देखते हैं कि मीडिया कितना ही सप्रेस्ड है, और उसकी एक कड़ी ये भी है। और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था इस वक्त, क्योंकि ये बीबीसी की जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज आई थी उसका लोग यही समझेंगे कि उसी का असर है। क्योंकि अगर नॉर्मली ये पहले कर देते जब डॉक्यूमेंट्री नहीं थी तो हम मानते कि भाई इनकी कोई गलती है इसकी वजह से किया, मगर आज मैं समझता हूँ हर एक इंसान यही सोचता होगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री आई थी तो उसके लिए अब इनको तंग करने की कोशिश की जा रही है। I don't believe this, that because BBC is doing something against of this government, and that's why just next day they started their operation like this. This is not desirable. This is very unfortunate, and this is a political vendetta. BJP is running the government through this vendetta only. इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है, और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। बीबीसी के बारे में आज आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। फरवरी 2021 में चीन में बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद बीबीसी पर चीन की एक मशहूर टेक कंपनी हुआवे से फंडिंग लेने के आरोप लगते हैं, और कांग्रेस पार्टी बीबीसी का इस पर भी समर्थन करती है। लेकिन आरोप है कि वर्ष 2005 से 2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को भी चीन के दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की फंडिंग मिली थी, और यह वही फाउंडेशन है जिसकी चेयरपर्सन स्वयं सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इसकी ट्रस्टी हैं। सोचिए, चीन में ऐसा क्या है कि बीबीसी भी प्रतिबंध के बावजूद वहां की एक बड़ी कंपनी से पैसा लेती है, और राजीव गांधी फाउंडेशन को भी चीन से इसी तरह की एक फंडिंग मिलती है। क्या आपको कुछ समानता दिखाई दे रही है? हमारे देश के विपक्षी नेता चाहें तो ब्रिटेन के सांसद से आज कुछ सीख सकते हैं, और ये जिनकी बात हम कर रहे हैं ब्रिटेन के सांसद, उनका नाम है बॉब ब्लैकमैन, और उन्होंने कहा है कि बीबीसी के खिलाफ हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई से उसकी डॉक्यूमेंट्री का कोई लेना देना नहीं है, और यह कार्रवाई नियमों के हिसाब से हो रही है। और अमेरिका ने भी यह कह दिया है कि उसे इस सर्वे के बारे में जानकारी है, वो नजर बनाए हुए है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती किसी फैसले पर पहुंचना सही नहीं होगा। तो यहां पर आप ये देख लीजिए, बीबीसी को यह लगा होगा क्योंकि वो दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और पूरी दुनिया में बीबीसी के ऑपरेशन चलते हैं, तो बीबीसी को शायद ये गलतफहमी रही होगी कि जब इनकम टैक्स विभाग उनके यहां पर इस तरह की कार्रवाई करेगा तो शायद दुनिया भर के जो देश हैं, जो अक्सर लोकतंत्र की बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करते हैं, प्रेस की आजादी की बात करते हैं, वो सारे देश बीबीसी के पीछे आकर खड़े हो जाएंगे, जिसमें उन्हें अपने देश से भी बड़ी उम्मीद थी। लेकिन ब्रिटेन के एक सांसद ने तो उनका साथ देने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने अभी तक कोई इस तरह की आपत्ति जाहिर नहीं की है इस मामले को लेकर, यानी ब्रिटेन ने भी अभी तक चुप्पी साधी हुई है। अमेरिका ने भी कहा है कि हमें पता तो है कि ये हो रहा है, लेकिन हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते, और ना ही दुनिया का कोई और देश अभी तक बीबीसी का समर्थन करने के लिए बीबीसी के साथ आकर खड़ा हुआ है। लेकिन हमारे देश के ही नेता इसके विपरीत बातें बोल रहे हैं, यानी ऐसा लगता है कि हमारे देश के विपक्षी नेता भारत की टीम में नहीं है बल्कि बीबीसी की टीम में खेल रहे हैं। तो बीबीसी पर जो इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई हुई है उससे यह पता चलता है कि चाहे भी आप कितने भी बड़े मीडिया के ब्रांड नेम हैं, और बीबीसी जैसी संस्थाओं को, ये जो विदेशी संस्थाएं हैं, ये आज भी सोचती हैं कि भारत आज भी उसी दौर में, ब्रिटिश राज के दौर में जी रहा है और उन्हें यहाँ मनमानी करने की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन भारत सरकार ने बीबीसी जैसी संस्थाओं को ये इशारा दे दिया है, पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि यहाँ अगर ऑपरेट करना है तो देश के कानूनों के हिसाब से ही करना पड़ेगा। कोई भी संस्थान देश के कानून से ऊपर नहीं है। और जो दूसरी बात उसे बीबीसी को डिफेंड करने के लिए यहां कही जा रही है वो ये कि शायद सरकार गुजरात पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के बारे में बीबीसी से बदला ले रही है। लेकिन यहां भी हमने आपको बता दिया कि ये नोटिस आज के नहीं है, ये नोटिस कई वर्षों से बीबीसी को दिए जा रहे हैं, और आज से नहीं कई वर्षों से बीबीसी पर टैक्स चोरी के आरोप लगते जा रहे हैं। एयर इंडिया की उस ऐतिहासिक डील के बारे में आपको बताएंगे जिसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आज भारत को धन्यवाद दे रहे हैं।
और कह रहे हैं कि भारत की वजह से आज उनके देशों के लाखों लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं। यानी भारत अब इन देशों के लोगों को नौकरियां दे रहा है। एयर इंडिया ने नए विमानों की खरीद को लेकर एक बहुत बड़ी डील साइन की है, जिसे पूरी दुनिया में मदर ऑफ ऑल एविएशन डील्स कहा जा रहा है। यानी एक ऐसी डील जो विमानों की दुनिया में आज तक इससे पहले नहीं हुई। दुनिया की सबसे बड़ी डील भारत की एक एयरलाइन एयर इंडिया ने की है और इस डील के तहत एयर इंडिया ने कुल मिलाकर 470 नए विमानों की खरीद का सौदा किया है, जिसमें 250 विमान फ्रांस की एयरबस नाम की कंपनी से खरीदे जाएंगे और 220 विमान अमेरिका की बोइंग नाम की कंपनी से खरीदे जाएंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप दो हिस्सों में कर लीजिए। एक एयर इंडिया बोइंग से विमान खरीदेगा और दूसरे हिस्से में एयरबस से खरीदे जाएंगे। और एयरबस और बोइंग ये दुनिया में विमान बनाने वाली दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं। बड़ी बात यह है कि विमान बनाने वाली इन कंपनियों ने भी इतनी बड़ी डील इससे पहले आज तक कभी किसी भी देश या एयरलाइन के साथ नहीं की थी। तो इनके लिए भी बहुत बड़ी बात है और इसीलिए इस डील को विमानों की दुनिया की सबसे बड़ी डील कहा जा रहा है। और सोचिए, हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि आज भारत की एक एयरलाइन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डील साइन कर रही है। इनमें एयर इंडिया ने जिस बोइंग कंपनी से 220 विमानों का सौदा किया है वो अमेरिका की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, जबकि एयरबस जो कंपनी है ये फ्रांस की विमान बनाने वाली एक कंपनी है और दोनों बड़ी मशहूर कंपनी है। आपने इनके नाम भी सुने होंगे इससे पहले। अक्टूबर 2021 में 68 वर्षों के बाद टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को वापस सरकार से खरीद लिया था और इसके बाद अब यह पहली बार ऐसा हो रहा है जब एयर इंडिया ने नए विमानों के लिए इतनी बड़ी कोई डील साइन की है। यह डील 100 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी 8,30,000 करोड़ रुपए की डील है। 8,30,000 करोड़ रुपए, सोचिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से लोन के तौर पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए की मदद मांग रहा है। सोचिए, जो पाकिस्तान लोन ले रहा है आईएमएफ से वो 9,000 करोड़ का लोन है और अगर उसे ये पैसा नहीं मिलता तो उसकी हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत है जो अमेरिका और फ्रांस से लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए के विमान खरीद रहा है। तो भारत और पाकिस्तान में आज ये अंतर देखिए। फिर भी पाकिस्तान भारत से अपनी तुलना करने की हमेशा कोशिश करता है। पाकिस्तान को आज 9,000 करोड़ का लोन मिलने में भी परेशानी हो रही है और हम 8.5 लाख करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं। इसके अलावा अगर आप नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव्स, फिजी और एस्टोनिया जैसे सभी देशों की कुल जीडीपी को मिला लें तो भी ये डील इन देशों की जीडीपी से भी बड़ी डील है। नोट करने वाली बात यह है कि भारत को एक देश के तौर पर अक्सर कमजोर करके आंका जाता है, लेकिन सच यह है कि एविएशन की दुनिया में इतनी बड़ी डील कभी भी आज तक इस दुनिया में नहीं की और इस डील के बाद भारत एक सौदागर के तौर पर उभर रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सौदागर के तौर पर उभरकर सामने आ रहा है। पहले हम सिर्फ खरीदते थे और छोटे छोटे डील्स करते थे। आज भारत सिर्फ खरीद नहीं रहा है बल्कि एक सौदागर की तरह इन बड़े देशों के साथ नेगोशिएट कर रहा है और ये बड़े बड़े देश आज भारत के दरवाजे पर खड़े हैं ये कहने के लिए कि आप हमारा सामान खरीद लीजिए और हम पर बड़ी मेहरबानी होगी। इससे पहले सबसे बड़ी डील वर्ष 2011 में हुई थी जब अमेरिकन एयरलाइंस ने 460 नए विमान खरीदे थे, लेकिन एयर इंडिया ने अब 470 नए विमान खरीदे हैं। और इसके अलावा अगर भारत की हम बात करें तो इंडिगो इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसने वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा 300 नए विमानों की डील की थी, लेकिन अब उसका भी यह रिकॉर्ड एयर इंडिया ने इस नई डील के साथ तोड़ दिया है, जिससे भारत की एविएशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। असल में इस समय भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा 55% हिस्सेदारी इंडिगो एयरलाइंस के पास है, लगभग 10.5% हिस्सेदारी स्पाइस जेट की है और 8.8% हिस्सेदारी इस समय एयर इंडिया के पास है। यानी एयर इंडिया काफी पीछे है इस समय। लेकिन नए विमानों की डिलीवरी के बाद एयर इंडिया की हिस्सेदारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 30% तक बढ़ सकती है, जिससे भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेगी। और कैसे बढ़ेगी आपको बताएंगे, क्योंकि वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है जब एयर इंडिया ने नए विमानों की खरीद का सौदा किया है।
इससे पहले आखिरी बार एयर इंडिया ने वर्ष 2006 में 111 नए विमान खरीदे थे, जिनमें से 68 विमान बोइंग कंपनी से लिए और 43 विमान एयर बस कंपनी से खरीदे गए थे। और यह पूरी डील उस समय $10.8 बिलियन यानी आज के हिसाब से लगभग 90,000 करोड़ रुपए की थी। अब आप ये तस्वीरें देखिए जो आपका सीना आज गर्व से चौड़ा कर देंगी। ये तस्वीरें उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हैं जिसमें इस डील पर अंतिम मोहर लगाई गई। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देखिए कौन कौन है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और एयरबस कंपनी के सीईओ समेत कई बड़े लोग इसमें मौजूद हैं। और इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि यह डील न सिर्फ भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव लाएगी, बल्कि इससे फ्रांस और यूरोप के बाकी देशों को भी बहुत फायदा होगा और इससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। इस डील को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी बहुत बड़ी बात कही है और यह कहा है कि इस फैसले से इंग्लैंड और वेल्स के लोगों को फायदा होगा और उन्हें भी रोजगार मिलेगा और इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी एक नई स्थिरता मिलेगी। यहां पर आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात, दिलचस्प बात जानने की यह है, समय का जो चक्र होता है देखिए वो कैसा होता है। एक जमाना था जब हमारे देश में ब्रिटिश राज था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज ब्रिटेन का भारतीय मूल का एक प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से भारत की कंपनी द्वारा की गई एक डील के बारे में यह कहता है कि आपके देश की कंपनी ने जो डील की है उससे ब्रिटेन के जो लोग हैं, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं, यानी जो अंग्रेज हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। समय का चक्र कैसे घूमता है देखिए। ये आज आप देखेंगे स्थिति कितनी बदल चुकी है। ये वही देश है जिससे 1947 में हमने बड़ी मुश्किल से आजादी ली थी और आज वो देश कह रहा है कि आपकी कंपनी ने जो ऑर्डर दिया है उससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। असल में एयर इंडिया ने फ्रांस की जिस एयरबस कंपनी से 250 विमानों को खरीदा है, उस कंपनी के विमानों के जो इंजन हैं वो रोल्स रॉयस कंपनी बनाती है, जो कि ब्रिटेन की एक बहुत मशहूर कंपनी है, जो कि विमानों के इंजन बनाने के लिए मशहूर है। वो गाड़ियां भी बनाती है, आपने रोल्स रॉयस नाम की गाड़ियां सुनी होंगी। इसके अलावा ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि इससे वेल्स में 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे वहां के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी तेजी आएगी और नौकरियों के नए अवसर ब्रिटेन के लोगों के लिए पैदा होंगे। यानी भारत की इस डील का फायदा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा, वहां के लोगों को भी मिलेगा जो पिछले कुछ समय से बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और यहां बात सिर्फ ब्रिटेन की नहीं है। इस डील के फाइनल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बात हुई और जो बाइडेन ने फोन पर इस डील के लिए भारत को धन्यवाद दिया है और व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में कहा है कि जो बाइडेन इस डील से बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने कहा है कि इससे अमेरिका के 44 राज्यों के 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी और इससे अमेरिका के उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा जिनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है। भारत ने, एयर इंडिया ने आज एक ऐसी डील की है जिसमें दुनिया के 4 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ आकर बयान दे रहे हैं। जो बाइडेन बाहर आकर बयान दे रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे देश में लोगों को रोजगार मिलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों कह रहे हैं कि उनके देश को भी बड़ा फायदा होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके देश के लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी एयर इंडिया के इस डील की वजह से। और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो इस मुद्रा में खड़े हैं कि ये सारे लोग आकर आज उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। तो आप देखिए, किसी भी भारतीय के लिए ये एक बहुत गर्व का विषय है। सोचिए, आज से कुछ वर्ष पहले तक किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत की वजह से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े बड़े विकसित देशों के लाखों लोगों को ऐसे नौकरियां मिलेंगी और इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसके लिए भारत को धन्यवाद देंगे। समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील को एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया है, जिससे भारत की आर्थिक तरक्की की कहानी का इन विकसित देशों तक पहुंचाना आसान हो गया। और बड़ी बात यह है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह बात स्थापित हुई कि अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार है और आने वाले समय में भारत का हर फैसला और भारत की हर डील दुनिया के बड़े बड़े देशों को प्रभावित करेगी
उन्हें फायदा पहुंचाएगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि भारत अब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े सौदागर के तौर पर सामने आ रहा है। उदाहरण के लिए आज भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसका जिस तरह से विस्तार हो रहा है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 2 वर्षों में भारत 1700 नए विमान खरीदेगा। यानी भारत की एविएशन इंडस्ट्री के पास ऐसी ताकत होगी कि हमारा देश अमेरिका जैसे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात कर सकेगा और ये देश भारत से नए विमानों की डील लेने के लिए रेस में शामिल होंगे। भारत की एविएशन इंडस्ट्री की ताकत को आप कुछ आंकड़ों से आज समझ सकते हैं। आज मौका है तो आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। वर्ष 2000 में भारत की एयरलाइंस के पास सिर्फ 225 विमान थे, लेकिन मई 2021 तक इनकी संख्या 712 तक पहुंच गई। और बड़ी बात यह है कि 2014 से पहले हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स थे, लेकिन अब हमारे देश में एयरपोर्ट्स की संख्या हो गई है 147। सोचिए, मोदी सरकार में देश में एयरपोर्ट्स लगभग दुगने हो गए। इसलिए हमें लगता है कि एक ऐसी डील है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी और किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं। और आज इस डील ने भारत के 140 करोड़ लोगों को गौरवान्वित किया है। €2.5 बिलियन के निवेश से बन रहे इस प्रोजेक्ट में भी टाटा और एयरबस की साझेदारी है। मुझे ये जानकर भी खुशी है कि फ्रेंच कंपनी साफरान विमानों के इंजन की सर्विस के लिए भारत में सबसे बड़ी MRO फैसिलिटी स्थापित कर रही है। Airbus is contributing to the outstanding development of India, and the new 250 aircrafts which will be delivered to Air India will be one more step in this direction. There is a deep commitment in France to provide the state-of-the-art, the most efficient technologies available to India, and to be part of your Made in India strategy. The President spoke with the Prime Minister of India earlier today. They discussed the historic agreement for Air India to purchase over 200 American-made aircraft from Boeing. President Biden noted how the sale will support over 1 million American jobs across 44 states and help Air India meet growing demands for air transportation in India. Because we are committed to building a world-class airline known for safety, on-time performance, the best of Indian hospitality and modern fleet, and a wholesome experience for every passenger. आपने देखा होगा कि कोविड के बाद से अभी तक कोई बड़ा ऑर्डर कहीं विश्व में नहीं हुआ है, ये पहला ऑर्डर है। तो उस हिसाब से एक तरह का ये बहुत ही एस्पिरेशनल सिचुएशन है। सब तरफ एक नकारात्मकता फैली हुई थी एयर इंडिया में, भारतीय विमानन उद्योग में और विश्व में, उसको दूर करेगा क्योंकि इससे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। और एयर इंडिया के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि उनको कैपेसिटी इंडक्ट करनी है, नए जहाज़ों को वहाँ पे लाना है, पुराने जहाज़ों से इमेज को बदलना है। टाटाज का ये पहला एक मेजर स्टेप है। एक और खास बात जो आज आपको समझनी है वो ये कि इन बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां की प्राइवेट कंपनियों के लिए हमेशा उनका साथ देने के लिए खड़े रहते हैं और उनका पूरा समर्थन करते हैं। जैसे अभी आज आपने देखा, बोइंग जो है वो अमेरिका की कंपनी है और ये कॉन्ट्रैक्ट बोइंग को मिला है, अमेरिका की सरकार को नहीं मिला। लेकिन जो बाइडेन आज बोइंग कंपनी के साथ खड़े हैं और भारत को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने बोइंग को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसी तरह एयरबस जो कंपनी है ये फ्रांस की कंपनी है और एयरबस को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति खुद धन्यवाद दे रहे हैं। रोल्स रॉयस ब्रिटेन की कंपनी है और वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक आज हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि वहां की कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेकिन सोचिए, अगर हमारे देश में भारत के प्रधानमंत्री इसी तरह किसी प्राइवेट कंपनी के साथ खड़े हो जाएं और उसे कहीं से डील दिलवाएं तो हमारे देश में इस पर कितना बड़ा हंगामा होगा और आरोप लगेगा
कि प्रधानमंत्री ने उस कंपनी की मदद करके देश को धोखा दिया है और वो प्राइवेट कंपनी और प्रधानमंत्री के बीच जरूर कोई मिली भगत है। आज एक सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या जो बाइडेन ने भारत की सरकार पर दबाव डालकर एयर इंडिया से ये डील बोइंग कंपनी को दिलवाई है? क्या जो बाइडेन ने इसके लिए दबाव डाला होगा? और क्या जो बाइडेन इसके लिए बोइंग कंपनी से कमीशन लेंगे? इसी तरह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने क्या एयरबस को यह डील दिलाने के लिए भारत सरकार पर या प्रधानमंत्री मोदी पर कोई दबाव डाला होगा? और अगर डाला भी है तो क्या आप ये कहेंगे कि मैक्रो और एयरबस आपस में मिले हुए हैं और मैक्रो कमीशन खा रहे हैं? इसी तरह से ऋषि सुनाक क्या रोल्स रॉयस कंपनी से कमीशन खा रहे हैं और रोल्स रॉयस और ऋषि सुनाक आपस में मिले हुए हैं? इनका कोई जोड़ तोड़ है, इनकी कोई गठबंधन है? लेकिन अगर यही हमारे देश में हुआ होता तो आरोप यही लगता। अमेरिका में किसी ने भी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर यह सवाल नहीं पूछा, उनसे ना आरोप लगाया कि उन्होंने बोइंग को डील दिलाने में क्या कोई कमीशन लिया है, या फ्रांस के राष्ट्रपति से किसी ने यह नहीं पूछा कि वो एयरबस को इतना फायदा क्यों पहुंचवा रहे हैं। और इन देशों की संसद में कभी भी इस पर कोई विवाद नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा, क्योंकि ये देश अपनी इन कंपनियों को अपनी पूंजी मानते हैं, अपना एसेट मानते हैं और अपनी सॉफ्ट पावर मानते हैं। लेकिन हमारे देश में राजनीति की वजह से इस पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। अभी अडानी के मामले में जो कुछ हुआ आज आपने देख लिया। अडानी की जो कंपनियां हैं वो आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार हैं। अडानी खुद पूरी दुनिया में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। लेकिन आरोप क्या लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जाते हैं और वहां की सरकारों पर दबाव डालकर अडानी को कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाते हैं। तो ये अंतर आप हमारे देश की राजनीति में और इन पश्चिमी देशों की राजनीति में आज अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारे देश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को मामूली अपराध क्यों समझा जाता है? झारखंड के पलामू में महाशिवरात्रि के मौके पर एक स्वागत द्वार बनाने को लेकर एक विवाद इतना बढ़ गया कि इलाके के मुसलमानों ने मस्जिद से ही पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे तनाव इतना बढ़ा कि इस इलाके में धारा 144 लगानी पड़ी। इन लोगों का कहना था कि ये एक मुस्लिम इलाका है जहां कुछ हिंदू मस्जिद के आसपास अपना एक स्वागत द्वार बना रहे थे। आज आपको हम ये बताएंगे कि जब भारत का संविधान सभी इलाकों को धर्मनिरपेक्ष मानता है, सभी इलाकों में एक ही संविधान चलता है, एक ही कानून चलता है, हर धर्म पर एक ही कानून है, तो फिर देश में ये मुस्लिम इलाके किसने बनाए हैं? ये खबर झारखंड के पलामू से आई है, जहां पांकी नाम का एक कस्बा है और इस कस्बे में महाशिवरात्रि के मौके पर हर साल एक मेले का आयोजन होता है, जिसके लिए इस इलाके में एक स्वागत द्वार बनाया जाता है। और इस बारे में वहां कुछ लोग ये स्वागत द्वार ही आज बना रहे थे। लेकिन इसी दौरान इलाके के कुछ मुसलमानों ने इस पर आपत्ति जताई और उनसे कहा कि स्वागत द्वार के पास में ही एक मस्जिद है, इसलिए इस द्वार को वहां बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हिंदुओं का स्वागत द्वार मस्जिद के पास नहीं बनेगा। और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। आरोप है कि इस दौरान मस्जिद के अंदर मौजूद लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे यहां हिंसा भड़क गई, जिसमें सरकारी संपत्ति के अलावा कई गाड़ियों और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई, नष्ट कर दिया गया। अभी इस इलाके में काफी तनाव है और वहां धारा 144 लगा दी गई है। इस घटना को लेकर दो सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला यह कि आखिर मस्जिद में पत्थर और ईंटें इतनी बड़ी संख्या में कहां से आईं और क्या इसके पीछे कोई पहले से ही पूर्व नियोजित साजिश थी? दूसरा सवाल यह है कि आखिर हमारे देश में कोई भी इलाका मुस्लिम इलाका कब से बना? भारत का संविधान हमारे देश को एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष देश का दर्जा देता है और इसमें कहीं नहीं लिखा कि देश में कौन सा इलाका मुसलमानों का होगा, कौन सा इलाका हिंदुओं का होगा, कौन सा इलाका सिखों का होगा। लेकिन झारखंड में जहां ये हिंसा की घटना हुई, वहां इसका सबसे बड़ा कारण ही ये था कि ये लोग इस इलाके को एक मुस्लिम इलाका बता रहे थे। और जब यहां महाशिवरात्रि के लिए कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने स्वागत द्वार बनाया तो इस पर विवाद हो गया। आप LOC और LAC के बारे में तो सुनते रहते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि आज हमारे देश के अंदर ऐसी सीमाएं बना दी गई हैं, देश के अंदर ही, जहां पर लोग पत्थर और बम लेकर खड़े हुए हैं। और अगर कोई इन सीमाओं को लांघने की कोशिश करता है तो ये लोग घरों और दुकानों को जला देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और फिर तनाव वहां पर बढ़ जाता है।
और चिंता की बात यह है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो सेना हमारे पास है, उससे तो आप अपने देश की सीमाओं को रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो सीमाएं हमारे देश के अंदर बना दी गई हैं, जो LAC और LOC हमारे देश के अंदर बना दिया गया है, वो भारत को एक राष्ट्र के रूप में चुनौती दे रही हैं। सेना से तो हम लड़ सकते हैं, देश के दुश्मनों को हमारी सेना बॉर्डर पर रोक सकती है, लेकिन जो देश के अंदर ही देश के दुश्मन हैं, उनसे हमारी कौन सी सेना लड़ेगी? और यह सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा, दिल्ली के जहांगीरपुरी और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी ऐसे ही मुस्लिम इलाके से हिंदुओं की शोभा यात्रा निकालने और धार्मिक अनुष्ठान करने पर हिंसा की खबरें आई थी। इसलिए ये मत सोचिए कि ये एक खास इलाके की ही बात है। सच ये है, आज हमारे देश में ऐसा बहुत सारे इलाकों और बहुत सारे राज्यों में हो रहा है। बड़ी बात यह है कि कुछ वर्ष पहले तक हिंदुओं के खिलाफ ऐसी नफरत और ऐसी हिंसा बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में तो दिखती थी, जहां मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदू समुदाय के लोगों और मंदिरों को निशाना बनाते रहते थे और वहां वो बहुमत में थे, और जो हिंदू समुदाय है वो वहां अल्पमत में है। लेकिन अब ये सब कुछ भारत के ही अलग अलग राज्यों में भी दिखाई दे रहा है, और अब ऐसा लगता है कि भारत में रहने वाले बहुत सारे हिंदू आज उतने ही असुरक्षित महसूस करते होंगे जितने असुरक्षित बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू करते हैं। ये डोटे पूरा बाकी प्रखंड में, बाकी शहर में 144 लगा रहा हूं। एकाध दो वाहन को के शीशे फोड़ दिए गए, कुछ एक छोटे आई है, वो सब चीज हम लोग देख रहे हैं। अभी धारा 144 लगा दी गई है। स्थिति सामान्य है, यह आप लोग ये देख। ऑलरेडी कुछ लोगों को अपनी गिरफ्तारी हमारे SB साहब द्वारा किया गया है, और बाकी लोगों के ऊपर भी बहुत कड़ा कार्रवाई होगा, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है डेफिनेटली उनके ऊपर खड़ा से खड़ा। इंटरनेट बंद भी हुआ क्या? इंटरनेट बंद तत्कालीन हम लोग अभी बंद करने के लिए अनुरोध किया, कुछ देर कुछ दिन के लिए हम लोग बंद। एक छोटे से मुद्दे पे यहाँ पे एक मामला एस्केलेट करता है, स्टोन पेल्टिंग होती है दो समुदायों के बीच। इसको बदनाम करने के लिए पार्टी को इस प्रकार से काम किया है, ये पार्टी अशांत हो जाए, वैसे लोगों को अविलंब ऐसे कार्रवाई करने के लिए मांग प्रशासन करता हूँ। इसको बदनाम करने के लिए पार्टी को इस प्रकार से काम किया है, ये पार्टी अशांत हो जाए, वैसे लोगों को अविलंब ऐसे कार्रवाई करने के लिए मांग प्रशासन करता हूँ।